हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी बीपीएस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, अभी दुनिया में अगर देखा जाए तो दो ही चीज़ें चर्चा में है। एक तो कोरोना वायरस और दूसरा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष है, जो युद्ध चल रहा है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो काफ़ी लोगों के मन में ये होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में ये युद्ध क्यों चल रहा है, क्या है इसका इतिहास, क्या है इनके बीच में विवाद। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल सरल भाषा में, आसान भाषा में समझाने जा रहा हूं कि इन दोनों देश के बीच में किस चीज को लेकर के विवाद है। और हमेशा जो है वो गोलीबारी, बमबारी, ये सब इनके बीच में होते रहता है। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में किस चीज को लेकर के झगड़ा है, किस चीज को लेकर के विवाद है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह। 2014 में भी दोनों देशों के बीच में युद्ध चला था और यह युद्ध लगभग 50 दिनों तक चला था। इसके बाद 2014 के बाद एक बार फिर से 2021 में देखा जा रहा है खूनी संघर्ष दोनों देशों के बीच में देखा जा रहा है। 2014 में भी बहुत लोग, लाखों लोग, बेगुनाह लोग मारे गए थे। कोई भी युद्ध होता है तो उस युद्ध में जो गुनहगार होते हैं वो तो मारे ही जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ बेचारे जो बेगुनाह लोग होते हैं, वहां की जनता होती है, वो भी मारी जाती है। तो आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो विवाद है, इसका जड़ क्या है? इतिहास पर अगर हम लोग नजर डालेंगे तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में ये जो विवाद है, ये ईसा मसीह के जन्म से पहले का ये विवाद चला आ रहा है। ऐसा मानना है, बाइबल में ऐसा कहा गया है कि प्रभु ने इजराइल का चुनाव यहूदियों के लिए किया था, कि इजराइल में यहूदी रहेंगे, ऐसा कहा जाता है। और इसी कारण से यहूदी जो है इस क्षेत्र को अपना घर मानते हैं, अपना क्षेत्र मानते हैं। हालांकि यहूदियों के साथ यहाँ पे काफी ज्यादा अत्याचार हुआ, बहुत बार इनके साथ अत्याचार सहना पड़ा इनको अपने क्षेत्र से बेदखल भी किया गया, कई बार बेदखल भी कर दिया गया। वहीं अगर हम लोग फिलिस्तीनियों की बात करें तो फिलिस्तीनियों का ऐसा मानना है कि इस क्षेत्र पे सिर्फ हमारा अधिकार है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, इसलिए इस क्षेत्र को हम नहीं छोड़ सकते हैं, किसी भी स्थिति में हम इस क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते हैं। तो यही है विवाद इन दोनों के बीच में। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब 72 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर, जो इजराइल फिलिस्तीन क्षेत्र है, इस पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, और 72 ईसा पूर्व में इनका इस क्षेत्र पर कब्जा हो गया। अब जब इनका कब्जा हो गया तो यहूदी लोग दुनिया भर में इधर उधर भागने लगे, कई क्षेत्र में यहां से छोड़ करके इस क्षेत्र को और भागने लगे और कई क्षेत्रों में जाकर के बसने लगे। इस घटना को इतिहास में कहा जाता है एक्सोडस। याद रखिएगा कि इसको एक्सोडस कहा जाता है। इस घटना से बड़ी संख्या में यहूदी जो है, कोई जो है यूरोप में चले गए, कोई अमेरिका क्षेत्र में चले गए। अब थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि ये जो रोमन साम्राज्य है, ये कौन सा साम्राज्य था। ऐसा कहा जाता है कि रोमन साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। जैसे अगर हम लोग बात करें तो भारत में मौर्य साम्राज्य सब हुआ करता था, उसी प्रकार से यूरोप के क्षेत्र में, यहां आप देखेंगे तो ये जो मैप है, ये मैप देखिए, यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये यूरोप का क्षेत्र है। यूरोप के साथ साथ अगर देखें तो ये जो दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र है, दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र में भी रोमन साम्राज्य की स्थापना हो गई और इन्होंने अटैक कर दिया यहां पर। ये जो हमारा फिलिस्तीन, हमारा नहीं है, कहते ये जो फिलिस्तीन क्षेत्र है, फिलिस्तीन क्षेत्र पर यहां पर अटैक कर दिया 72 ईसा पूर्व में और इस पर कब्जा कर लिया। अब देखिए यहां पर इनकी जो भाषा थी, इनकी भाषा थी यूनानी और इनका जो राजधर्म था वो था ईसाई। ठीक है, इनका जो राजधर्म था वो ईसाई था। अब यहां पर बड़ी संख्या में, मान लिया कि किसी भी साम्राज्य का किसी क्षेत्र में आक्रमण होता है और उसकी स्थापना हो जाती है, उसकी राज्य की स्थापना हो जाती है, तो वो लोग जो राजा महाराजा है या उसको जो मानने वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनका अगर यहां पर वर्चस्व स्थापित होता है तो वो जिस धर्म से हैं, जिस लैंग्वेज को जानते हैं, तो उस क्षेत्र में उसका काफी ज्यादा विस्तार होता है। तो इस क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो जब रोमन साम्राज्य का अटैक हुआ और इनकी राज्य की स्थापना हुई तो इनकी भाषा थी यूनानी। तो यूनानी भाषा का प्रचलन यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में हो गया। साथ ही साथ इनका जो राजधर्म था, कहने का मतलब कि इनका जो धर्म था वो धर्म था ईसाई। तो ईसाई भी बड़े पैमाने पर यहाँ पे बस गए, फैलने लगे, धीरे धीरे ईसाई धर्म भी यहाँ पर विकसित होने लगा। जब ये धीरे धीरे रोमन साम्राज्य कमजोर होने लगा, धीरे धीरे ये कमजोर होने लगा,
तब बाद में ऑटोमन साम्राज्य की यहां पर स्थापना होती है, तुर्क ऑटोमन का यहां पर अटैक होता है और ये रोमन साम्राज्य खत्म होकर के ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हो जाती है तो अरब ये सब के जो लोग थे ये अब धीरे धीरे यहां पर आ जाते हैं। तो अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आगे। इसी दौरान एक शब्द प्रचलन में आया जिसका नाम था एंटी सेमेटिज्म। यह शब्द एंटी सेमेटिज्म, इसका क्या मतलब था? इस शब्द का मतलब यह था कि हिब्रू भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, जो यहूदी हैं, वो उनके साथ काफी ज्यादा दुर्भावना होती थी। पूरी दुनिया जो है इनको, यहूदियों को काफी चालाक मानती थी, ऐसा कहा जाता था। इनके बारे में वहम फैलाया गया पूरी दुनिया में, यहूदियों के ऊपर जो है इनको लेकर के एक वहम फैलाया गया कि ये काफी चालाक कौम है, इनसे थोड़ा सा हमें सतर्क रहने की जरूरत है, ये कभी भी किसी को भी धोखा दे सकते हैं, इन पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। एक वहम पूरी दुनिया में फैला दिया गया। तो ये जो एंटी सेमिटिज्म शब्द था, इससे कई यहूदियों को काफी ज्यादा प्रताड़ित होना पड़ता था। अब इसको लेकर के कई देश में ये जो यहूदी होते थे इनको अपनी पहचान बतानी पड़ती थी कि भाई साहब हम यहाँ के हैं, हम ये करते हैं, हम ऐसे हैं वैसे, सारा कुछ इनको बताना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो थोड़ी बेइज्जती जरूर फील होती है, कहीं ना कहीं हमको लगता है ऐसा है कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। अब अगर सेना में भी बात करें तो जो यहूदी किसी देश की सेना में होते थे तो उनके ऊपर एक स्टार लगाया जाता था उनकी पहचान के लिए कि ये जो है यहूदी है। सेना जो होती थी उसमें जो यहूदी होते थे उन यहूदियों की पहचान के लिए अलग टाइप का एक स्टार लगाया जाता था, उसको कहते थे डेविड स्टार। तो आप समझ सकते हैं कि यहूदियों के साथ अभी तक क्या हो रहा था। तो इन सितारों से, स्टार से पहचान की जाती थी, सेना में भी इनकी पहचान अगर कोई यहूदी छिपा लेता था, कोई यहूदी अगर पहचान छिपा लेता था, चाहे वो सेना में हो या आम नागरिक हो, अपनी पहचान को छिपाता था तो उनको बहुत बड़ी सजा भी दी जाती थी, सजा का भी प्रावधान था इसके लिए। उसी क्रम में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है थियोडोर हर्जल। हर्जल महोदय ने, ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान जो इजराइल है उसकी स्थापना का सैद्धांतिक तौर पर नींव जो रखा था वो इन्होंने ही रखा था, हर्जल महोदय ने ही रखा था। हर्जल महोदय की अगर बात करें तो ये वियना में रहते थे, ये वियना में रहते थे और वियना में रह करके एक सामाजिक कार्यकर्ता थे ये, और एंटी सेमिटिज्म की वजह से इनको भी वियना से भागना पड़ा। एंटी सेमिटिज्म की वजह से, जैसे इनको भी हमेशा पूछा जाता था, पहचान पूछा जाता था तुम कौन हो, नहीं हो, और चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता थे तो इनसे और भी ज्यादा पूछा जाएगा, इनको प्रताड़ित किया जा रहा था, इसलिए ये वियना से भी वहां छोड़ दिए उसको, वियना से भी भाग गए। और भाग करके ये चले गए, वियना से भाग करके और ये चले गए फ्रांस में। ठीक है, वियना को छोड़ करके और चले गए फ्रांस में। अब फ्रांस में वो एक पत्रकार के रूप में कार्य कर रहे थे, पत्रकार के रूप में कार्य कर रहे थे। अब देखिए फ्रांस में ये क्या करते हैं, अब होता क्या है कि एक युद्ध होता है, फ्रांस और रूस के बीच में युद्ध होता है, और यह युद्ध होता है 1890 में। फ्रांस और रूस के बीच में, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को, एक युद्ध होता है 1890 ईस्वी में यह युद्ध होता है। अब हुआ क्या कि इसमें फ्रांस हार जाता है, फ्रांस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। अब जब फ्रांस हार जाता है तो उसमें फ्रांसीसी अधिकारी था जिसका नाम था एल्बर्ट ड्रेफस। एल्बर्ट ड्रेफस के ऊपर पूरा का पूरा जो है यह थोप दिया जाता है कि यह जो है यहूदी अधिकारी था। कहा जाता है कि इसी के कारण हारे हैं हम लोग युद्ध, इसी के कारण हम लोग युद्ध हारे हैं, ये यहूदी है, इसी ने कुछ चीटिंग किया है या ऐसा कुछ किया है जिसके कारण हम हार गए हैं। फ्रांसीसियों की जो हार हुई वो सारा का सारा जो है इनके सर पर थोप दिया गया कि इसी के कारण हम हारे हैं, पूरी जिम्मेदारी जो है इनके ऊपर थोप दी गई। अब इसको जब इन्होंने देखा, जब हर्जल महोदय ने इस चीज को देखा, तो चूंकि वो ये पत्रकार के रूप में फ्रांस में आ गए थे और फ्रांस में पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे, तो पूरी स्टोरी को इन्होंने कवर कर दिया कि अगर कोई युद्ध हारता है, दो लोगों के बीच में युद्ध होता है, दो राष्ट्रों के बीच में अगर युद्ध होता है और अगर हार जाता है तो ऐसा नहीं है कि किसी एक अधिकारी के ऊपर जो है वो सारी जिम्मेदारी आप थोप देंगे। और चूंकि ये यहूदी थे तो उनके मन में इसको लेकर के और भी ज्यादा जो है वो जिज्ञासा जगी कि इसको मैं और अच्छे से इस स्टोरी को कवर करूंगा।
अब जो है इन्होंने निर्णय लिया कि पूरी दुनिया में जितने जो यहूदी फैले हुए हैं हम इनको इकट्ठा करेंगे। ठीक है, हम उन सब को इकट्ठा करेंगे क्योंकि इनके साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहा है। अगर ऑफिसर है, यहां पे साफ साफ उन्होंने लिखा था कि अगर ये ऑफिसर है किसी देश में और वह देश हार जाता है, कुछ भी होता है तो सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर आ जाती है, तो ये तो भाई गलत है। ठीक है, तो हम जो है सब पूरी यहूदी कौम को एकत्रित करेंगे और उनके लिए एक जगह चुनेंगे कि हमें कहां रहना चाहिए, वहां पर हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे, एक राज्य का निर्माण करेंगे। तो एक नए देश या राज्य की स्थापना करने के लिए इनके मन में जो है वो जिज्ञासा आती है। उसी क्रम में आज 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस की स्थापना की जाती है। जायनिस्ट शब्द का मतलब होता है स्वर्ग। जायनिस्ट शब्द का मतलब होता है स्वर्ग। ये हिब्रू भाषा है और हिब्रू भाषा में जायनिस्ट का मतलब स्वर्ग होता है। तो किसी भी चीज को संगठित करने के लिए, संचालित करने के लिए, चाहे वो समुदाय हो, समाज हो, हमें सबसे पहले एक संगठन की जरूरत होती है। तो इन लोगों ने 1897 ईस्वी में एक संगठन बना दिया जिसका नाम इन्होंने रखा वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस, इन्होंने नाम रखा। अब इस संस्था को पूरी दुनिया के जो यहूदी थे उन लोगों ने चंदा देना शुरू कर दिया कि चलो ये संस्था जो है इसको बढ़ाना चाहिए, ये संस्था हमारे लिए काम कर रही है, अगर इस संस्था को हम लोग बढ़ाएंगे और पूरी कौम हमारी एक हो जाएगी तो हम जो है एक नए राष्ट्र की संकल्पना करेंगे, हम एक नए राष्ट्र को बनाएंगे, एक नया देश हम अपने लिए तैयार करेंगे। अब इसका ये जो वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस था, इसका सम्मेलन हर साल होने लगा और यह जो सम्मेलन था वो वैश्विक स्तर पर, मतलब कि पूरी दुनिया में जो लोग होते थे, यहूदी लोग, वो एक जगह इकट्ठा होते थे और ये बातचीत करते थे कि हमें आगे क्या करना है, क्या निर्णय लेना है। तो हर साल ये आयोजित होने लगा, वैश्विक सम्मेलन होने लगा। तो 1904 ईस्वी में, याद रखिएगा कि 1904 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिन्होंने इसकी स्थापना की। तो जिन्होंने इसकी स्थापना की, हर्जल महोदय ने, 1904 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, दिल के दौरे से इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहूदियों पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये जो संगठन इन्होंने वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस बना रखा था, इस पर कोई असर ही नहीं पड़ा कि अगर इनकी मृत्यु हो गई तो ये जो संगठन हमने बनाया है ये टूट गया है, बिखर गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन लोगों के मन में ये संगठन जो है वो पूरी तरह से ये चेतना जगा चुका था कि हम जो है एक नया राष्ट्र बना करके रहेंगे, और यहूदियों के बीच में इसने बहुत ही मजबूत पकड़ बना रखी थी इस संगठन ने। अब हम लोग देखते हैं आगे। हमने अभी ये देखा कि तुर्की और उसके आसपास का क्षेत्र है, वहां पे ऑटोमन साम्राज्य का परचम लहराता था। तो 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ था ब्रिटेन। ये दोनों जो है वो एक दूसरे के विरोधी थे। तो 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है तो विश्व युद्ध के दौरान एक समझौता होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों और ब्रिटेन के बीच में, यहूदी और ब्रिटेन के बीच में एक समझौता होता है जिसको कहा जाता है बाल्फोर समझौता। इसमें यह कहा जाता है, दोनों देशों के बीच इस समझौते के मुताबिक यह बात कही जाती है कि ब्रिटेन अगर ऑटोमन साम्राज्य को हरा देता है, ऑटोमन साम्राज्य, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब यहां पर ऑटोमन साम्राज्य आ गया था तो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र पर, तुर्की से लेकर के इनके क्षेत्र, फिलिस्तीन क्षेत्र पर ये आ चुके थे। तो यहां पर इन्होंने, अंग्रेजों ने कहा यहूदियों से कि देखो भाई साहब, अगर हम जो है इनको, ऑटोमन साम्राज्य को यहां से निकाल देते हैं, अगर हरा देते हैं इनको, तो फिलिस्तीन के इलाके में हम यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश बना देंगे। देखिए फिर से समझाता हूं, इन्होंने, अंग्रेजों ने यहूदियों से एक वादा किया कि देखो अगर ऑटोमन साम्राज्य को हम हरा देंगे तो हम तुम्हारे लिए, यहूदियों के लिए एक देश बना देंगे और यह देश हम फिलिस्तीन के क्षेत्र में बना देंगे और तुम लोगों को दे देंगे। अब यहूदी भी इन लोगों के समर्थन में आ गए, यहूदी भी इन लोगों के समर्थन में आ गए कि हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, चलो हम आपका साथ जरूर देंगे। अब देखिए आगे की कहानी क्या होता है। अब होता क्या है, ये जो समझौता हुआ, इस समझौते के बाद जायनिस्ट कांग्रेस को ऐसा लगा कि अगर ये युद्ध जीत जाता है, ब्रिटेन युद्ध जीत जाता है और इनको हरा देता है, ऑटोमन साम्राज्य को हरा देता है, तो
तो हमें इस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, फिलिस्तीन के क्षेत्र में एक बड़ी आबादी की जरूरत होगी, मौजूदगी बहुत जरूरी है। तो जिस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये यहूदी दूसरे दूसरे राष्ट्रों में रहा करते थे, वो धीरे धीरे उस क्षेत्र को छोड़ करके और फिलिस्तीन के इलाके में आकर के इन्होंने बसना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ब्रिटेन इस युद्ध को जीतता है, ऑटोमन साम्राज्य को हरा देता है, ये अपना वादा पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ठुकरा देते हैं, वादा तो पूरा नहीं करते, देश तो नहीं बना पाते हैं इनके लिए, लेकिन इस क्षेत्र में यहूदियों को बसाने के लिए इन्होंने जो भी हो सका उन्होंने किया। मतलब कि यहाँ पे सुविधाएं इनको दी, जो भी संसाधन था वो उपलब्ध कराया, लेकिन ये देश नहीं बना पाए। उनको बसने के लिए जो सुविधाएं चाहिए थी वो इन्होंने प्रदान किया, लेकिन उनके लिए देश नहीं बनाया। अब इसी बीच जो यहां से फिलिस्तीन थे और यहूदी जो दूसरे जगह से आ रहे थे, इनके बीच हो गया टक्कर। दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। फिलिस्तीनी कह रहे हैं कि ये तो हमारा है, तुम लोग यहां कहां से आ रहे हो, और यहूदी बोले कि नहीं ये हमारा है। अब इसी को लेकर के युद्ध शुरू हो जाता है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद 1920 से लेकर 1945 का जो दौर था, 1920 से 45 का जो दौर था, उसमें यूरोप के क्षेत्र में इतनी ज्यादा उत्पीड़न बढ़ गई कि हिटलर के नाजियों ने लगातार यहूदियों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। अब यहूदी बिल्कुल बेचारे डर करके और भागने लगे। ये सोचे कि यहां पे रहने से क्या फायदा, हम तो यहां पे कटा रहे हैं। बहुत ज्यादा जो है इनके ऊपर हिटलर ने क्रश कर दिया। तो ये छोड़ करके, यूरोप को छोड़ करके और धीरे धीरे सब भाग करके और फिलिस्तीन में आने लगे। इलाके में यहूदियों की बढ़ती आबादी को जब फिलिस्तीनियों ने देखा तो कहा कि अरे ये तो हमारे लिए खतरा है, ये लोग इतना इधर आ रहा है, आगे चल करके हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इनको भविष्य की चिंता होने लगी। इसके बाद फिलिस्तीनियों और इनके बीच में और भी बड़ा संघर्ष शुरू हो गया। इन दोनों के बीच में, फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच में संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए हुआ क्या, ऐसा कहा जाता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो 1933 ईस्वी में जर्मनी की सत्ता पर काबिज हो गया था हिटलर। बहुत बड़ा बदमाश ये हिटलर जो है वो 1933 ईस्वी में जर्मनी पर काबिज हो गया था। जर्मनी की सत्ता इसके हाथों में आ गई थी। अब इसके मन में यह था कि दुनिया से, पूरी दुनिया से यहूदियों को खत्म कर दो, चाहे जहां भी हो उनको खत्म कर दो। तो 1939 में शुरू होता है द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और ऐसा कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों का कत्लेआम कर दिया गया। 6 साल तक यह युद्ध चला था, द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 से लेकर के 1945 तक का यह जो युद्ध चला था, उसमें 60 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसमें 60 लाख में अगर बात करें तो 15 लाख से भी ज्यादा सिर्फ बच्चे थे। ऐसा कहा जाता है कि हिटलर ने पूरी दुनिया की 1/3 जो यहूदियों की आबादी थी उसको समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था हिटलर ने। अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन पर शासन कर रहा था ब्रिटेन। फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का शासन था। अब दोनों के बीच संघर्ष चल रहा था। अलग अलग क्षेत्रों से यहूदी भाग रहे थे और फिलिस्तीन में बस रहे थे। फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच में युद्ध चल रहा था, टकराव चल रहा था। अब इसको संभाल पाना ब्रिटेन के लिए काफी बड़ा मुश्किल होने लगा। दोनों गुटों में जो संघर्ष लगातार चल रहे थे, तो इसको लेकर के इनको जो है, ब्रिटेन को ऐसा लगा कि अब कैसे इसको संभाला जाए, इनके टक्कर को कैसे संभाले। तो ये जो मामला है ये लेकर के चला गया संयुक्त राष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र में यह मामला लेकर के ब्रिटेन चला गया और बोला कि देखिए ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा युद्ध चल रहा है, हम जो है दोनों के लिए राष्ट्र का बंटवारा नहीं कर पा रहे, कैसे करें, बहुत ज्यादा जो है मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। तब जाकर के संयुक्त राष्ट्र ने 1947 ईस्वी में, ठीक है, 1947 ईस्वी में द्विराष्ट्र सिद्धांत अपनाया और कहा कि हम जो है यहूदियों के लिए अलग से एक राष्ट्र बना देते हैं। तो यहूदियों के लिए इन्होंने इजराइल क्षेत्र को बना दिया और अलग से एक अरब देश में, एक यहूदी के लिए और एक अरब देशों के लिए अलग से डिवाइड कर दिया। मतलब कि 2 राष्ट्र जो है 1947 में बन गए, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह बनाया गया। अब यरूशलेम को इन्होंने अंतरराष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया। देखिए यहां पे इस मैप में अगर आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है यही है यरूशलेम।
यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ये जो है वो अंतरराष्ट्रीय शहर होगा। अब तुरंत से जो यहूदी थे इसको मान्यता दे दिए। यहूदियों ने कहा कि हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन अरबों ने इसको नहीं माना। यहां पर यहूदियों ने तो मान लिया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय शहर होगा, ये हमारा इलाका होगा, ये उनका इलाका होगा, ये ठीक है। लेकिन अरबों को ये भाया नहीं, अरब नहीं मान पाए, इसको स्वीकार नहीं किए। इसके बाद 1948 में अगर हम लोग बात करें तो 1948 ईस्वी में अंग्रेज यहां से चले गए, इस क्षेत्र को अंग्रेजों ने छोड़ दिया। फिर 14 मई 1948 को यहूदियों का ये देश या राज कहें जिसका नाम है इजराइल, ये वजूद में आ गया। जब यहां पर इसने अपना राष्ट्र घोषित कर दिया, तब इजराइल ने अपना राष्ट्र घोषित कर दिया कि ये जो है हमारा अपना राष्ट्र है। यहूदियों ने जब घोषित कर दिया तब कुछ अरब राष्ट्र, जैसे अगर हम लोग बात करें तो सीरिया, इराक और इजिप्ट के बगल में, यहां पे मैप में थोड़ा सा कटा हुआ है, इधर आप देखेंगे तो है लिबिया, इन लोगों ने इसके ऊपर हमला बोल दिया। ये सब मिल करके और इसके ऊपर, एक मिनट दूसरा कलर में ले लेता हूं ताकि अच्छे से पहचान में आता है। ये सीरिया, इराक और इधर से लिबिया, इन सब ने मिल करके इसके ऊपर अटैक कर दिया, इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। कई दिनों तक युद्ध चला, लगभग 1 साल तक ये युद्ध चला था। युद्ध चलने के बाद और भी कई देश इसमें धीरे धीरे, जॉर्डन ये सब भी, इजिप्ट ये सब भी धीरे धीरे शामिल हुआ, मिस्र ये सब भी शामिल हुआ। कई वर्षों तक, लगभग 1 साल से ज्यादा ही ये युद्ध चला था। जब ये युद्ध कई वर्षों तक चला तब युद्ध विराम की घोषणा की गई और जॉर्डन और इजराइल के बीच में, एक मिनट देखिए यहां पर अगर देखें तो यह है जॉर्डन, ये जो क्षेत्र है ये जॉर्डन का क्षेत्र है और यह है इजराइल। तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में ये एक लाइन खींचा गया और इस लाइन को कह दिया गया ग्रीन लाइन। इस लाइन को ग्रीन लाइन कह दिया गया। इस युद्ध के दौरान कहा जाता है कि तकरीबन जो है वो 70,000 फिलिस्तीनी यहां से विस्थापित हो गए, दूसरे जगह चले गए। 11 मई 1949 को इजराइल को संयुक्त राष्ट्र ने भी मान्यता दे दी। 1949 को इजराइल को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी मान्यता मिल गया कि ये एक राष्ट्र है, ये एक देश है। फिर एक और कहानी हो जाती है 1967 ईस्वी में, 1967 में एक बार फिर अरब राष्ट्रों ने मिलकर के और इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस बार इजराइल ने मात्र और मात्र 6 दिन में ही इस युद्ध को निपटा लिया, इन लोगों को हरा दिया, अरब कंट्री को इजराइल ने हरा दिया। उसके बाद जो वेस्ट बैंक है, यहां पे आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है ये वेस्ट बैंक कहलाता है और ये है गाजा पट्टी। इस मैप में आप देखिए ये है गाजा पट्टी, ये है वेस्ट बैंक और ये है जेरूशलेम। ठीक है, तो वेस्ट बैंक, गाजा और यरूशलेम पर इनका अधिकार हो गया। चूंकि इजराइल ने इन लोगों को हरा दिया तो इजराइल का पूरी तरह से इस क्षेत्र पर अब कब्जा हो गया। तब से लेकर के अब तक इन इलाकों पर इजराइल का ही कब्जा है, वेस्ट बैंक पर भी, जेरूशलेम पर, यहां तक कि जेरूशलेम को ये अपनी राजधानी भी बताते हैं कि ये हमारी राजधानी है। लेकिन गाजा का जो कुछ हिस्सा था, गाजा का हिस्सा इन लोगों ने छोड़ दिया था, इजराइल ने छोड़ दिया था कि जाओ तुम लोग भी थोड़ा सा जी खा लो। ठीक है, मतलब कि गाजा में भी कुछ फिलिस्तीनी यहाँ पर रहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें तो वेस्ट बैंक में भी कुछ रहते हैं, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में कुछ लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जो आबादी गाजा स्ट्रिप में, वेस्ट बैंक में, ये जो फिलिस्तीनियों की आबादी रह गई है, यही आबादी और इजराइल के जो लोग रह रहे हैं इनके बीच में लेकर के हमेशा झड़प होते रहता है, संघर्ष होते रहता है। वर्तमान का जो कहानी है वो मैं लेकर के आऊंगा अगले वीडियो में। ये एक बेसिक था कि क्यों जो है इन दोनों देशों के बीच में युद्ध होते रहता है, क्या है इनकी कहानी, मैं छोटे से वीडियो में समझाने का प्रयास किया हूं आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।